हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम अभ्यास सीरीज करा रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस के प्रश्नों को लेते हैं। तो हमने आपदा प्रबंधन जो है टॉपिक खत्म कर दिया था। उसमें जितने भी 2013 से लेकर के 2025 तक के जितने प्रश्न थे मैंने करा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक, आज हमारा डे 35 है जिसमें हम गवर्नेंस के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था गवर्नेंस के प्रश्नों से। ठीक, तो गवर्नेंस के प्रश्नों की चर्चा करते करते बीच में कुछ बच्चे मेंटरशिप के मुझसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो है सर स्टार्ट कर दीजिए आप जो है कोई और टॉपिक। तो मैंने आपदा प्रबंधन ले लिया था। ठीक, तो आपदा प्रबंधन को मैंने फिर पूरा ही समाप्त कर दिया। अब मेरा मतलब आपदा प्रबंधन को जो मैंने समाप्त किया, तो मैंने ये सोचा कि जो भी टॉपिक में लूंगा, जो भी सब्जेक्ट लूंगा, तो उसको पूर्णतः समाप्त करूंगा तब दूसरे पे आऊंगा। तो गवर्नेंस जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, 2025 तक के प्रश्न नहीं हो जाएंगे, तब तक हम गवर्नेंस ही करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक एक सीरीज हम लगातार खत्म करते जाएंगे। अभी हमारी कोशिश क्या है कि जो मेंस के प्रश्न जहां से बनते हैं केवल मेंस में, जैसे गवर्नेंस हो गया, ठीक है, आपदा प्रबंधन हो गया, हालांकि क्वेश्चन तो एक दो आ ही जाते हैं प्री में भी इनसे मिलता जुलता टॉपिक, बाकी जो मेंस के मूलतः मेंस के पार्ट है, जैसे आईआर है, हालांकि आईआर पीटी में भी आता है। ठीक है, तो इन टॉपिकों को जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोग इस समय पढ़ भी रहोगे मेंस का, फिर 1-1.5 महीने बाद आप पूर्णतः प्री का पढ़ने लगेंगे। तो हम फिर उन सब्जेक्टों को लेंगे मार्च तक उन सब्जेक्ट को लेंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो ये प्री में भी है, मेंस में भी। तो आप मेंस के भी प्रश्न कर रहे होगे तो वहीं पर प्री का भी थोड़ा सा पढ़ लें। फिर आप ज्योग्राफी ले लिया, ठीक, साइंस टेक ले लिया, इस तरह के प्रश्नों की कोशिश रहेगी। बाकी अभी मेंस का है, मेंस का जैसे ही हम टॉपिक ये सब खत्म करते हैं, गवर्नेंस, आईआर, इंडियन सोसाइटी, तो वैसे ही जो है जब मेंस का समाप्त हो जाएगा तो प्री पे आएंगे। ठीक, जितनी जल्दी मेंस समाप्त हो जाएगा उतनी जल्दी हम प्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है? सिलेबस होता है। तो सिलेबस हमको पहले देखना है, आपको भी देखना है। तो पीवाईक्यू सिलेबस, क्योंकि सिलेबस देखिए पूर्णतः डिफाइन नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन है, तो हमें पीवाईक्यू पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपरों को देखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपरों को जब हम देखेंगे तो हमारी रणनीति सही दिशा में तय हो जाती है कि हमको कैसे तैयारी करनी। तो ये देखिए, आप जब जीएस सेकंड में जाएंगे तो आपको 4 सब्जेक्ट मूलतः मिलेंगे, जैसे पॉलिटी, ठीक, आईआर, गवर्नेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और सोशल जस्टिस। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, ठीक, पॉलिटी, सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय, तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके जो शुरू के 10 पॉइंट हैं देख पा रहे होंगे, ये 11, 12, 13, 14 है, मतलब ये तो है ही है, लेकिन इसमें 15, 16 पे आपको सीधे गवर्नेंस की चर्चा की गई। बाकी आप कुछ टॉपिक को आप बिल्कुल, इसमें जो भी टॉपिक दिए हैं उसको आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते कि ये पॉलिटी का ही है और ये गवर्नेंस का ही है। ठीक है, कुछ पार्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जैसे कि आईआर, आपको पता ही कि भाई 17, 18, 19, 20 आईआर से है डायरेक्ट, आपको पता ही चल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जैसे 15, 16 में जाओगे तो यहाँ भी आपको गवर्नेंस समझ में आएंगे, लेकिन कुछ चीजें जैसे यहाँ पर आप गैर सरकारी संगठन हो गए, विभिन्न समूह हो गए, संघ हो गए, तो इनमें भी कहीं ना कहीं आपको गवर्नेंस की छाप दिखाई देगी। तो हम पूर्णतः किसी को भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे जीएस 3 क्योंकि रखे इसे जाते हैं, तो जीएस के जब सारे पेपर आप पढ़ लोगे तब क्वेश्चन करने का आनंद अलग होगा। हालांकि अभी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, क्योंकि जब आप 13 सब्जेक्ट आप पूरे पढ़ लोगे जीएस 1, 2, 3, 4 के, तब आपको मेंस के उत्तर लिखने में मजा आएंगे। क्योंकि मेंस की जो उत्तर की डिमांड होती है वो हमारी बहुविषयक होनी चाहिए, मतलब एक विषय पर केंद्रित नहीं हो जाए कि आप पॉलिटी लिख रहे हैं तो केवल पॉलिटी को, उसमें थोड़ी सी इंडियन सोसाइटी भी डाल दो, गवर्नेंस भी डाल दो, है ना। तो इस तरह के सब्जेक्ट जो उससे मिलते जुलते डालोगे तो क्वेश्चन का निखार आएगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं। तो आप 15, 16 नंबर टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, ये सीधे गवर्नेंस है। बाकी कुछ पार्ट आपके जरूर एक दूसरे से लिंक होते हुए दिखाई देंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर मैंने इनको अलग भी हटा के रख दिया कि सिलेबस में आप इन्हीं सिलेबस पर आप केंद्रित रहें, फालतू इधर उधर चर्चा न करें। कोई भी प्रश्न करें तो सबसे पहले उसकी ये देखें कि ये हमारे सिलेबस के किस पॉइंट से लिंक कर रहा है। उस पॉइंट से लिंक करेगा तो उसको हम लिंक करके पीवाईक्यू देखेंगे और पीवाईक्यू पूछे गए हैं क्या, ठीक है, अलग अलग समय में, तो वो फिर उसी आधार पे आप उसको इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं कि जैसे 2025 में भी पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लगातार 3 वर्षों में पूछा जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, हो सकता है कि 26 में भी बना दे प्रश्न। संभावनाओं, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी को पूर्णतः तो आप समझ नहीं सकते, हम संभावनाओं पे ही क्या कर देते हैं, अंदाजा लगा करके ही आगे बढ़ते हैं, तो वही करना है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न दिया, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है, सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए। ठीक, 1.5 शब्द में लिखना है, 2018 का प्रश्न है। अब आप ये देखिए, कई बच्चों को तो ये हवा ही नहीं लगी होगी कि ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज ये होता है कि प्रश्न को हम समझें। आपने अगर प्रश्न को समझ लिया तो प्रश्न को समझते समझते ही आपको उत्तर दिमाग में आ जाएगा, अगर आपने ठीक ठाक सिलेबस पढ़ रखा है।
तो आप पहले जो है प्रश्नों को पढ़ना और समझना, पहले 2 काम आपको यही करने हैं। जो बिगनर है, जो मेरे साथ पिछले 1.5 महीने से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगा होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको अभी नहीं समझ में आएगा। तो जब मेंस दे रहे होंगे तब समझ में आ जाएगा कि प्री निकलने के बाद जब आपको पता चलेगा ना कि मेंस क्या होता है, मेंस लिख ही नहीं पाओगे, आपको शब्द ही नहीं दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो आपको पहले समझ नहीं अच्छी होगी तो प्री नहीं निकलेगा, अगर प्री निकल गया तो फिर मेंस में दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हमको जो है समझना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो रटना नहीं, चीजों को समझना है, जो यूपीएससी की फंडामेंटल डिमांड है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले ही समझते हैं। तो मैंने पहले ही जब मैं उत्तर लिखने जा रहा था, मैंने इंट्रो डाला यहाँ पे। इंट्रो डालते ही मुझे दिमाग में आया कि पहली बात तो बच्चों को हो सकता है कि क्या पता क्वेश्चन ही ना समझ में आए, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो लिखेगा क्या। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझने में, जब पेपर मतलब देख रहा था तब मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, तो जो बिगनर हैं, मुझसे छोटे हैं, जो अभी तैयारी करने आए हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो इसलिए जो है पहले हमको प्रश्न को समझना है, लिखना बाद में, क्योंकि लिखना तो है ही है, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण। अब आप कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये पर्यावरण का प्रश्न ले आए क्या, पर्यावरण का नहीं है, ये गवर्नेंस का है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण की आप जब सब सब्जेक्ट पढ़े होगे तब आपको क्वेश्चन करने का आनंद अलग आएगा। थोड़ा थोड़ा सबसे ले लिया, लिख दिया प्रश्न को। अब गवर्नेंस में एनवायरमेंट कैसे आ गया, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसीलिए तो मैंने डाला कि इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त है। तो कई बार प्रश्न नहीं समझ में आता तो हम लोग इंग्लिश को भी देख लिया करेंगे। आप लोग देखो, मुझे तो समझ में आ गया, आप लोगों को कहीं पर दिक्कत हो तो इंग्लिश जरूर देखिए। तो पहले तो हम प्रश्न समझेंगे, ये मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्र क्या होते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे आपने सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया। अब हम एक तरफ, हमको ऊर्जा की भी जरूरत है तो हम कोयला उत्पादन भी करते हैं, और कोयले से जो है ईंधन मिलता है, और ईंधन से जो है कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो ईंधन खर्च होगा, तो जो है क्या निकलेगा, CO2 निकलेगी, जो हम पर्यावरण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। CO निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, और भी बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान करती हैं। एक तरफ हम पर्यावरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को, दूसरी तरफ हम प्रदूषण ही फैला रहे हैं। तो ये कैसी नीतियां, एक तरफ हम ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें पर्यावरण की तरफ से जो नियम लागू होते हैं उसमें ऊर्जा सुरक्षा की बात करी जाती है, ऊर्जा को कम उत्पादन करने की बात की जाती है। मतलब ऊर्जा तो उत्पादन हो लेकिन उसके साथ मतलब पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो इस तरह से जो है हमको विरोधाभास, इसकी बात कर रहा है। तो विभिन्न प्रतियोगी कंपटीशन क्षेत्र जो होते हैं उनके साझेदारों के मध्य विरोधाभास क्या है। तो पहले हमको ये समझना है विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्र कौन कौन से थे, अर्थात एक दूसरे से विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो जैसे उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, शहरी विकास। आप शहरी विकास करने जा रहे हो तो दूसरी तरफ आपको उत्पादन भी करना पड़ेगा। किस चीज का, ऊर्जा का। ऊर्जा का उत्पादन करोगे तो दूसरी तरफ तभी उद्योग बढ़ेंगे। अब उद्योग बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको दूसरी तरफ पर्यावरण के कानून आपको बोलते हैं कि जो है इनको कम करना चाहिए। फिर पता चला उद्योग स्थापित हो गया तो बगल में जो खेती थी, आसपास की खेती, वो प्रभावित हो रही है उससे, पोल्यूशन से। यहाँ पर मान लो कोई तालाब था या कोई नदी थी, वो प्रदूषित हो रही है, तो हम एक तरफ गंगा सफाई के प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उद्योग के द्वारा गंगा में कूड़ा करकट आ रहा है, गंदगी आ रही है। ठीक है, तो ये चीजों का विरोधाभास है। ये क्षेत्र हैं, कौन से कंपटीशन वाले क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये क्षेत्र हैं उद्योग, ऊर्जा, कृषि और शहरी विकास। तो आपको यहां तक क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। फिर कह रहा है साझेदारों के मध्य विरोधाभास के परिणाम स्वरूप। तो विरोधाभास क्या होता है, जब एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन होना लगे। तो आगे हम फिर दूसरा पॉइंट बनाते हैं। ये पॉइंट सब एक साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं PDF दूंगा तो ये एरो जो है, क्योंकि यहाँ पर कट करके मुझे लगाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो मुझे यहाँ से कट करना पड़ता है इसको स्क्रीनशॉट लेने में। तो फिर मैंने यहाँ पर, तो जब मैं कॉपी दूंगा तो वहां तो आपको PDF मिलेगी, तो ये सब एरो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो साझेदार क्या होते हैं, तो क्वेश्चन में साझेदार बोला ना, यहाँ पर देखिए साझेदार। तो पहले हम साझेदार को समझते हैं यहाँ पे। तो साझेदार का स्टेक होल्डर्स, हिंदी में ना समझ में, इंग्लिश में देख लो। वे संस्थाएं जिनका नीति से सीधा संबंध है, जैसे कि सरकार, उद्योग, उद्योगपति, यहाँ पर उद्योगपति लिखा हुआ है। ठीक, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय। तो आप जैसे कोई कानून लाते हो, मान लो पर्यावरण संरक्षण कानून लाते हो, तो स्थानीय समुदाय को भी प्रभावित करता है वो। ठीक है, उद्योगों को प्रभावित करता है। ठीक है, पता चला कि किसी समूह को जो है 500 बीघे जमीन की जरूरत है, वहां पर वो क्या करना है, कोई फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन वहां पर आदिवासी समुदाय रहता है, वहां पर उनकी पर्यावरण की संपदाएं हैं, पौधे हैं, जो उनको मतलब कि वन अधिकार मिले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वन अधिकार प्रभावित होते हैं। तो वही साझेदार की मतलब कि कौन कौन से लोग प्रभावित होते हैं, तो उनकी बात। वो संस्थाएं जिनका नीति से मतलब कि जो आप रूल्स
ये कानून बना रहे हैं उसका सीधा संबंध उनसे कहीं ना कहीं टकराता है। तो सरकार बनाती कानून तो सरकार को उद्योगपतियों के बीच में, किसानों के बीच में, पर्यावरण कार्यकर्ता के बीच में, स्थानीय समुदाय के बीच में टकराव होता है, तो वो हमारे साझेदार हो गए। तो प्रश्नों को समझना ही अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उसके बाद थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन हमको प्रश्न समझाना है तो हमको जो है उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तेजी से पढ़ाने में क्या हो जाता है कि कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते, फिर उत्तर लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे भी कई बार समझ में आया कि मैं थोड़ा सा स्पीड में ले लेता हूं कि 20 मिनट 25 मिनट में क्लास हो जाए, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुझे बताना ही पड़ता है, और जो सच में तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो मतलब सीखने में दिक्कत भी नहीं होगी, और जो मतलब केवल देख करके भाग जाएंगे तो उनसे मुझे मतलब भी नहीं है। केवल मुझे 10-5 लड़के ही चाहिए जो मेहनत करने वाले हो, वो मेरे साथ मेहनत करिए, उनका जरूर प्री निकलेगा, मेंस भी निकलेगा। मैं साथ में खड़ा हूँ ना हमेशा, और हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर नीतिगत विरोधाभास आगे प्रश्न में था। ठीक है, विरोधाभास, साझेदारों के मत विरोधाभास। तो विरोधाभास के बारे में क्या है, तो नीतिगत विरोधाभास मैंने हेडिंग डाली, जब 2 या 2 से अधिक नीतियां एक दूसरे से खिलाफ काम करें। तो वही मैंने कहा कि एक तरफ कोयला उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, ओजोन परत का संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कोयला उत्पादन कर रहे हैं ऊर्जा बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं CO2 के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, मीथेन के रूप में हम उससे क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक, तो वही चीज है। तो हम एक तरफ जो है ऊर्जा बढ़ाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रूल्स में विरोधाभास आ जाता है। यही चीज मैंने बताया, एक नीति कहे कोयला उत्पादन बढ़ाओ ऊर्जा सुरक्षा के लिए, और दूसरी नीति कहे कार्बन उत्सर्जन घटाओ पर्यावरण बचाने के लिए, दोनों आपस में टकरा गई। इसीलिए मैंने देखिए बढ़िया एग्जाम्पल डाला। तो ऐसी चीजें आपको, अब यहाँ से आप उत्तर लेखन नहीं सीख पाओगे फ्री में, मैं आपको इतना फ्री में दे रहा हूँ, तो फिर आप कहीं नहीं सीख पाओगे। नहीं तो फिर आप दीजिए पैसे, लोग दे रहे हैं और कुछ नहीं सीख पाते। 600-700 क्वेश्चन करा रहे हैं लोग, और आप 10-10, 5-5, 20-20 हज़ार रुपए दे रहे हो, या मैं फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ, तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, चलिए खैर, मेरा काम 10-5 लड़कों को ग्रामीण बच्चों तक ही पहुंचाना है, जो हिंदी मीडियम के सच में जो है तैयारी करने वाले हैं। अगर वो मेरे साथ खड़े हैं तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा उनके लिए, और मैं कुछ दिन के बाद अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि उतने लोग जुड़ जाएं तो डायरेक्ट मुझे 24 घंटे और 7 दिन आप मुझे कॉल करके सीधे पूछ सकते हो, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। मैं साथ में खड़ा मिलूंगा, आपको किसी प्रकार की पर्सनल दिक्कतों को थोड़ा सा हटा करके, बाकी आप कोई भी जानकारी मुझसे लेना चाहेंगे मैं खड़ा रहूंगा, और पर्सनल दिक्कत भी ऐसी कोई आ गई तो मैं उसके लिए भी आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण और निम्नीकरण की रोकथाम, अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना और उसके बिगड़ने को रोकना। ठीक, लेकिन यह ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीतियां उलझी हुई हैं, एक नीति का दूसरी नीतियों से उलझाव। फिर मैंने इंट्रो, अब मैंने बताया कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक, तो नीति आई, जैसे आपके सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, तो ये सेकंड पेपर का पार्ट है जीएस के सेकंड का, तो आप किसी रिपोर्ट से उठा सकते हो, तो नीति आयोग की रिपोर्ट उठा लो, या हाल में आई हुई एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में उठा लो, यहाँ 2024 है। ठीक, 180, 2022 की रिपोर्ट मैंने डाल दी थी, 2022 में 180वां स्थान था। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 2024 की, हर 2 साल में ये रिलीज होती है। येल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये देखिए प्री का मैं बता दे रहा हूँ, येल और एक यूनिवर्सिटी और है, आप सर्च करना, दोनों मिल करके जो है इस एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करते हैं, जो 2022 में जारी हुआ था। तो 180 देशों में 180वां मतलब लास्ट स्थान था भारत का। अभी 2024 में फिर से रिपोर्ट जारी हुई, हर 2 साल में जारी होती है। यही कथन डाल देगा यूपीएससी प्री में कि हर 1 साल में जारी होती, हर 2 साल में जारी होती। तो आप जब प्री देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मैं इसीलिए यूपीएससी प्री के लिए क्वेश्चन को एक नजर में पढ़ा रहा हूँ, पीवाईक्यू एक नजर में, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि आपको करना क्या है। आगे आप तैयारी करो तो कैसे पढ़ना है, कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ देना कि यूपीएससी से नहीं पूछेगा, अब कैसे पूछेगा, तो वो मैंने एक नजर में ही बताया। जैसे यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए, मुझे कैसे पता चल गया कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यूपीएससी बना देगा कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन लिख देगा कि ये हर 2 साल में जारी करता है, या कथन गलत डाल देगा, हर एक साल जारी करता है। फिर दूसरा लिख देगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, या येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, या 2 यूनिवर्सिटियों को एक साथ मिला करके रख देगा। फिर तीसरा कर देगा कि इसका काम जो है पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी है। तो आपको पता होना चाहिए, आप बिल्कुल 2-4 पॉइंट पढ़ो, लेकिन 2-4 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ो। खैर, हम विमुख हो जाएंगे टॉपिक से, तो अभी सीधे हम इस पे आते हैं। तो ये 2024 की जब रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें 176वां स्थान है, कहीं कहीं पर 177वां दिए, लेकिन आप लोग 176 पढ़ सकते हो। ठीक, तो अभी मैंने उसमें लिखते समय मैंने 176 ले लिया, बाकी यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 2022 की रिपोर्ट को डाल दिया था, जो इसको चेंज करके 2024। अब आगे आपको लिखना है ना, 2026 में लिखोगे तो 2026 में फिर रिपोर्ट आएगी, तो तब की डाल देना। तो आप कोई ना कोई रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो मैंने जो है स्टार्ट किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इनमें से किसी से स्टार्ट कर सकते हो कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए तो एक तरफ कानून बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी नीतियां जो हमको इसके संरक्षण के साथ साथ अन्य विरोधाभासों को दर्शाती है। इस तरह से बना करके आप कुछ तरह से मैंने एक बात बताई। ठीक, फिर मेन बॉडी में कृषि नीति का पर्यावरण नीति से क्या उलझाव होता है, ऊर्जा नीति का जलवायु नीति से क्या होता है, औद्योगिक व अवसंरचना नीति का
वन नीति से कैसे होता है, जैसे आप देखते हो कि वेदांता समूह ने 2013 के आसपास वेदांता समूह जो है डोंगरिया एक क्षेत्र है उड़ीसा में, वहां पर वो डोंगरिया कोंद करके एक जो है जनजाति मिलती है, मैं आगे बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है, वो नियामगिरी पर्वत है, वहां पर नियाम, वहां उनके राजा हैं, परंपरा के अनुसार वो मानते हैं कि नियाम हमारे राजा थे, उसी के आधार पर वो वहां उस क्षेत्र को मतलब कि जानते हैं, और वो क्षेत्र को वेदांता समूह खरीदना चाह रहा था, तो इन्होंने विरोध किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में मना कर दिया कि देखिए वो सांस्कृतिक मामला है, किसी के धार्मिक मामला, उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने वेदांता समूह को जमीन देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह से जो है उलझाव होता है। तो इन्हीं नीतियों का उलझाव, हितधारकों का टकराव, वही हितधारक जनजातियों का अपना हित है और उद्योगपतियों का अपना हित है, तो हितधारकों के बीच में क्या हो गया, टकराव हो गया। फिर आपको छोटा सा निष्कर्ष देना है, इस नीति के बारे में क्या विरोधाभास है, क्या चीजें हैं, तो हमको बता देना है कि नीतियों या नीतिगत विरोधाभासों का समाप्त करने के लिए हमको समन्वित पर्यावरण शासन की आवश्यकता है। मतलब कि आपस में, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा कि गति शक्ति का मतलब क्या होता है कि सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से, जैसे आप मान लो रोड बना रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से सीवर लाइन निकली है, तो आप एमसीडी से बात करिए, ठीक है, जो वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उससे बात करिए कि मैं सड़क बनाने जा रहा हूं, मतलब पीडब्ल्यू, सड़क बनाने का काम किसका है, पीडब्ल्यूडी का। पीडब्ल्यूडी किससे बात करेगा, पहले ही बात कर लेगा, किससे, एमसीडी से, या किसी क्षेत्र के नगर पालिका या नगर निगम से, उससे बात करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो बता देगा भाई इसमें सीवर लाइन है, यहाँ पर बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना। फिर पता चला कि किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री का या किसी टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का जो है कोई तार वगैरह यहाँ से नीचे से गया हुआ है, पता चला कि वो क्षेत्र उससे प्रभावित होगा, तो हम टेलीकॉम मिनिस्ट्री से भी बात कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बार में ही सारे काम हो जाएंगे। नहीं तो पता चला ये रोड बना के गए और पीछे से आके उन्होंने खुदाई करके सीवर ठीक करने लगे, तो रोड फिर से बेकार हो गई। तो वही समन्वय, तो गति शक्ति का मतलब इसीलिए था, इसीलिए हमको विभिन्न नीतियों को बनाते समय हमको विभिन्न विभागों से आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत है। वही मैंने निष्कर्ष में एक सुझाव सकारात्मक दृष्टि में लिखा जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा गया कि इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट गवर्नेंस, अर्थात समन्वित पर्यावरण शासन की आवश्यकता है। इस तरह से आपको लपेट करके लिख देना, लपेटना नहीं है, मतलब ऐसे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख सकते हो। देखिए कुछ बच्चों को ये अगर लग रहा है कि यहाँ तक हमको देख के जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ मूलभूत बातें होती है जिन्हें हमें साझा करना आवश्यक हो जाता है। तो चलते, मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पर लिखा भारत जैसे विकासशील देश में, मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट के थ्रू स्टार्ट कर दी। देश में आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिकरण की नीतियां अक्सर पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों से टकराती हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वही 2024 का एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति 176 है, अर्थात 180 देशों में। आप ऐसे लिख सकते हो कि 180 देशों में 176वां स्थान है, 177वां स्थान है। इस तरह से जो खराब स्थिति को दर्शाता है, यह नीति स्तरीय असंतुलन और कमजोर पर्यावरण शासन को दर्शाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने दर्शाता 2 बार रिपीट कर दिया। इसको आप कभी कोशिश किया करिए कि 2 बार रिपीट कोई शब्द ना हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, हो गया। यहाँ पर कोई और शब्द भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया, लिख गया है, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी कि कभी भी ज्यादा शब्दों को रिपीट मत करिए। अगर रिपीट किया, मान लो यहाँ पर रिपीट किया, तो हो सकता है बीच में 1-2 बार एक बार रिपीट करो शब्दों को। बार बार रिपीट करोगे तो उससे पढ़ने में दिक्कत होती है। हालांकि यहाँ दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने इसको सीधे मेन बॉडी में आके हमने बताया कृषि नीति बनाम पर्यावरण नीति। हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया, परंतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कहा जा रहा है कि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन पंजाब हरियाणा क्षेत्र में 70% भूजल गंभीर रूप में गिर चुका है। आपको पता है कि वहां पर जो है गन्ने की, चावल की खेती वगैरह होती है, और गन्ने चावल में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है, गेहूं की भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी, तो हरित क्रांति में ये परिवर्तन तो है कि उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन भूजल स्तर गिर गया। तो एक फायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरा नुकसान हो रहा है। ठीक, पर्यावरण को अब देखिए, कृषि, अब इसको कैसे टकराव मान रहे हो, कृषि तो बढ़ी, कृषि का स्तर तो बढ़ा, मतलब उत्पादन तो बढ़ा, तो कृषि क्षेत्र में तो फायदा हो गया हरित क्रांति, मतलब अर्थात हरित क्रांति की नीति से। लेकिन भूजल स्तर गिर गया, तो उससे क्या हो गया, पर्यावरण को, जलवायु को नुकसान पहुंच गया। समझ में आया? इस तरह से। फिर ऊर्जा नीति बनाम जलवायु नीति। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, हमारी निर्भरता आप देखते हो 70% बिजली उत्पादन के लिए हमको कोयले पर निर्भर है। हालांकि अब सरकार हाइड्रोजन पर काम कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करने जा रही है। तो इस तरह से अगर करेगी तो वो आगे चल के चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन लिखते समय में ये ध्यान देना है, जो पेरिस एग्रीमेंट उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य को विरोधाभासी है। मतलब वहां पर अब देखिए पूरा लिखोगे ना, अगर अब आप पैराग्राफ बना करके पूरा लिखना करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें जो है संक्षिप्त में लिखना है, क्योंकि 1.5 शब्दों में लिखना है, तो ये संक्षिप्त में लिखने की कला आनी चाहिए। हमें ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी। यहाँ पर हल्का सा पहला, कोयले का उत्पादन पर निर्भरता पेरिस एग्रीमेंट के उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य से विरोधाभासी, मतलब एक दूसरे से टकराव में। ठीक, अर्थात कोयला तो उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट में पर्यावरण, मतलब ऊर्जा सुरक्षा में कोयले को जो उत्पादन होने वाला जो उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था, तो हमने उसको घटाने की बात करी। फिर औद्योगिक और अवसंरचना नीति बनाम वन नीति।
खनन व सड़क निर्माण के लिए वन क्षेत्र का रूपांतरण व वन संरक्षण अधिनियम की भावना के विपरीत है। ठीक, इस तरह से। फिर हितधारकों का टकराव, नियामगिरी माइनिंग केस, वही मैंने तुमको बताया ना कि आपका जैसे आप ये भारत है, यहाँ पर उड़ीसा में आप जाओगे तो एक नियामगिरी पर्वत मिलता है। तो नियामगिरी नाम ही वहां के एक राजा थे जो वहां की जनजातियां, नियाम राजा थे जो वहां की जनजातियां जो थी, कौन सी जनजाति? डोंगरिया कोंद। याद रख लेना, पीटी के लिए भी आपको फायदा मिलेगा कि डोंगरिया कोंद के बारे में रख देगा कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एक आपका ऑप्शन कोंद। ठीक, डोंगरिया कोंद वहां की जनजाति, तो एक ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि उड़ीसा में भी पाई जाती है। ठीक, तो नियामगिरी जो पर्वत है, तो वो नियामगिरी पर्वत एक वहां के राजा के नाम से जाना गया। डोंगरिया कोंद जनजातियां उनको अपना राजा समझती हैं परंपरा के अनुसार। फिर वहां पर क्या हुआ कि एक वेदांता समूह कंपनी थी, यहाँ पर नाम लेना पड़ रहा है, जरूरत है आपको पढ़ाने समझाने के लिए। वेदांता समूह कंपनी यहाँ पर डोंगरिया कोंद मतलब नियामगिरी पर्वत के आसपास की एरिया का कुछ जमीनें अपने स्वास्थ्य कारणों से या किसी भी कारणों से अपने कंपनी को चलाने के लिए लिया था। तो ये बोले डोंगरिया कोंद जो वहां की जनजाति, उन्होंने विरोध किया था। तो इसको मैंने पहले बता दिया, आपसे चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो उसकी बात मैंने की। मैं विकास और जनजातीय अधिकारों के बीच टकराव के संरक्षण लक्ष्यों को प्रभावित किया है। ठीक, फिर छोटा सा निष्कर्ष दे देना। अतः नीतिगत समन्वय पर्यावरण शासन, ठीक, वही मैंने इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट गवर्नेंस हिंदी में लिख दिया मैंने, और समन्वित भी कर सकते हो। हरित जीडीपी जैसे उपकरणों को अपनाकर ही भारत विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। सतत विकास तभी संभव है जब विकास की हर नीति पर्यावरण सीमा रेखा के भीतर हो। तो आप इसको, जैसे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दी डबल, आप इसके अंडरलाइन भी कर सकते हो नीचे। ऐसी जो स्पेशल लाइनें होती है उनको अंडरलाइन, तो जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा तो उस पर आपको नंबर अच्छे देगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। बाकी ये प्रश्न जो है डे 36 कल के लिए है, तो मैं कल जो है इसको डिस्कशन कर दूंगा। आप पॉज करके इसको लिखिए, मतलब पढ़िए, समझिए। तो पहले आपको, सबसे पहले मैंने बार बार बताया कि आपको सबसे पहले जो है प्रश्न को ही समझना है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सेशन लंबा हो गया क्योंकि प्रश्न को समझाना था। कई बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ में आया होगा, तो इसलिए मैंने पहले प्रश्न को समझाया। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।